स्वागत है आप सभी का। और अगर आप लोग चाहें तो आप भी ढोल की इस थाप पर थोड़ा थिरक सकते हैं, क्योंकि जिसकी हम बात करने वाले हैं वो इस सबसे बड़े, इस धरती के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। और इस उत्सव में आपको अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी जरूर निभानी है। एक तो वोट देकर, और वोट देने से पहले ये तोल मोल कर कि आपका वोट सही व्यक्ति को जाना चाहिए, आपका वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। और तब जबकि हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आपको ये बता दें कि आज 4 अप्रैल में हैं और 4 जून को ये क्लियर हो जाने वाला है कि देश की सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है। और तब ऐसे में हर एक जगह, हर एक सीट पर पहुंचकर हम ये नापेंगे, जोखेंगे और ये जानकारी जुटाएंगे आपके लिए कि क्या कहता है ग्राउंड का मूड, क्या कहता है अंडर करंट। वो बातें जो नेताओं के मुंह से आप सुन रहे हैं, क्या वो वाकई ग्राउंड में भी प्रतिध्वनित हो रही है, या बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हवाई हैं। कौन सी बातें वो हैं जो नेता कह रहे हैं और उनका ग्राउंड कनेक्ट है, और कौन सी बातें ऐसी हैं जो असल में जिनका कोई आधार नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर हम बातचीत करेंगे। तो लीजिए इलेक्शन न्यूज की भरपूर मात्रा टाइम्स नाउ नवभारत पर, क्योंकि अब शुरू हो रही है इलेक्शन यात्रा। और इलेक्शन यात्रा जब शुरू हो रही है तो आपको ये भी बता दूं, इन मेहमानों से आपका परिचय कराने से पहले, जो हमारे साथ यहाँ इनॉग्रल एपिसोड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, कि इलेक्शन यात्रा में किस किस तरीके की तैयारियां लगी हुई हैं और कैसे यहां से आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो फुल प्रूफ होगी, सटीक होगी। जरा ये रिपोर्ट देखिए, उसके फौरन बाद लौटते हैं। का स्मरण करते हुए सब कुछ निर्विघ्न हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में, उसका जवाब आपको मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी क्या 400 पार कर रहे हैं, ये अब सीधे देश की जनता बताएगी। आपके अपने चैनल टाइम्स नाउ नवभारत अब इलेक्शन बस के जरिए आपके घर तक पहुंच रहा है। ये इलेक्शन यात्रा ऐसी है जिसमें हम देश के कोने कोने तक पहुंचेंगे, आपके शहर तक, आपके मोहल्ले तक। इसी हाईटेक इलेक्शन बस में पूरे टीवी चैनल का सेटअप है, जिसके जरिए लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसमें गेस्ट भी आप होंगे, सवाल भी आपके होंगे और देश का मूड भी आप बताएंगे। 2024 दिनेश जी की नजरों से, टाइम्स नाउ नवभारत की नजरों से आप देखेंगे पूरे देश का मिजाज और कहां कितनी सीटें, क्योंकि सीटों के बिना तो कोई गिनती है नहीं इलेक्शन में। और इलेक्शन का मतलब भी है कि अगर ग्राउंड जीरो पर जाकर अगर आप नब्ज टटोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं अगर, तो फिर क्या ही इलेक्शन कवर कर रहे हैं। इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत ने तय किया कि हम अपना जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो लोगों के बीच से करेंगे। अगले 60 दिनों तक अब देश के कोने कोने की चुनावी खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देखेंगे। शुभ यात्रा पर हम निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है जनता की आवाज, और जनता के मन में क्या है जानना। तो आज से यात्रा शुरू, और जनता की आवाज और जोर से आनी शुरू। सिर्फ आपकी आवाज ही नहीं, इलेक्शन की पूरी एनालिसिस भी साथ साथ होगी। कौन कौन से मुद्दे हॉट बन रहे हैं और किस पार्टी का पलड़ा भारी है, सब कुछ ऑन द स्पॉट। लोग जो घर पर बैठकर जानना चाह रहे हैं हर एक सीट के संदर्भ में, वोटर के मिजाज के संदर्भ में, हम ये वादा करते हैं आपको कि उस सीट पर ये शो देख लेने के बाद किसी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। दावा करता हूं, वादा करता हूं, ज्वाइन कीजिएगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दम भर रही है। नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन इधर दूसरी तरफ जो एक गठबंधन है उसका क्या हाल है? इंडी गठबंधन, जिसको इंडी अलायंस के नाम से आप जानते हैं, वहां तो हाल ये है कि कई जगहों पर असल में दल तो मिल गए लेकिन दिल मिल ही नहीं पाए। और दलों की बात तो छोड़ दीजिए, अगर दलों के भीतर भी हम देखें तो ये देखने को मिल रहा है कि भागम भाग मची हुई है नेताओं में, और नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा है कि होने क्या वाला है। एक का नाम अनाउंस होता है टिकट के इस बार के दावेदार के तौर पर, वो जाकर नॉमिनेशन फाइल भी कर देता
है, इतने में पता चलता है नहीं ये नहीं, नेताजी ने तो असल में किसी और का नाम इसके लिए प्रस्तावित कर दिया है। कंफ्यूजन है, जबरदस्त कंफ्यूजन। तो होने क्या वाला है? क्या वाकई 400 पार होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी वाकई इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे, या असल में हाल इंडिया शाइनिंग वाला भी हो सकता है, जैसा बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं? पहले रिपोर्ट देखिए। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। 2024 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव में अब चंद दिन का समय ही बचा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी तरफ 28 दलों का इंडी गठबंधन। नरेंद्र मोदी और बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी हर स्टेज से अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 सीट जीतने का दम भर रहे हैं। साथ ही भ्रष्टाचार पर इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी विपक्षी दलों पर कैसे हमलावर है, इसके लिए पीएम मोदी का आज का ही बयान सुन लीजिए, जो उन्होंने बिहार के जमुई में चुनावी रैली में दिया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। और इसलिए ये मोदी के खिलाफ अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। साथियों, मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता मोदी की इमेज को निशाना बना रहे हैं, ब्लेम गेम में लगे हैं, बात बात पर मोदी को कोस रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है। विपक्ष के तेवर मोदी को आंख दिखाने वाले हैं। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। इन बयानों से साफ साफ दिख रहा है कि इंडी गठबंधन अभी पैनिक में है। मोदी की गारंटी को चीनी माल तक बताया जा रहा है। मैच फिक्सिंग का आरोप लग रहा है कि हार के डर से बीजेपी सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। क्या एक अकेला मोदी विपक्षी गठबंधन पर भारी पड़ रहा है? विपक्षी नेता आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा गठबंधन एकजुट नजर नहीं आया है। गठबंधन तो छोड़िए, पार्टी भी एकजुट नहीं नजर आ रही। कांग्रेस का हाल तो ऐसा है कि 24 घंटे में 3 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। बॉक्सर विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम और आज गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया, जिसमें 2 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो इधर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को ही बदलने में बिजी है। हर रोज कैंडिडेट बदले जा रहे हैं। एक सीट से ही 3-3 कैंडिडेट्स का नाम बदला जा रहा है। पार्टी 6 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल में हैं, 2 मंत्री जेल में हैं, तो बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में भी सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यही हाल महाराष्ट्र में है। एक और
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है और चुनाव परिणाम के बारे में लोग पहले से आश्वस्त हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में क्या 2024 में मोदी को रोकने का इंडी गठबंधन का यह हथकंडा कामयाब होगा? क्या विपक्ष के ब्लेम गेम से मोदी की इमेज डेंट होगी या फिर ब्रांड मोदी एक बार फिर बम्पर जीत के साथ हैट्रिक लगाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो इससे पहले देखिए यहां पानियों का आदान प्रदान हो रहा है और रविंदर नेगी जी मेरे इधर हैं। इधर देखिए अजय वर्मा जी को पानी दे रहे हैं। क्या वाकई पानी पिलाएंगे इलेक्शन में भी? ये मैं समझने की कोशिश करूंगा। पहले मेहमानों से मैं परिचय करा देता हूं और उसके बाद मैं ये पूछूंगा जरा यहां मौजूद जनता से कि क्या लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव ऐसे मनाया जाएगा? लेकिन उससे पहले जरा मैं परिचय करा दूं आपका। अजय वर्मा यहां कांग्रेस की तरफ से अपनी बात करने के लिए मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि असल में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन उनका इंक्लिनेशन आम आदमी पार्टी की तरफ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। रविंदर नेगी, रवि नेगी के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार विधायकी में ताल भी ठोक चुके हैं दिल्ली के दंगल में। अब नीजेश जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट चर्चा में जुड़ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे असल में कहा जाता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आखिर में जिक्र उसका और चर्चा की शुरुआत भी उनसे करूंगा। लेकिन पहले मुझे जरा बता दीजिए एक बार, आप सबका भी सवाल लूंगा, लेकिन क्या इस जोश के साथ आप लोग चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं? सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव इस जोश के साथ होगा क्या? और उधर गौरव भी बैठे हुए हैं गिटार थामे हुए। और आज एक चैलेंज देता हूं मैं आपको, यहां डिबेट का जिस तरह का मूड होगा, बैकड्रॉप में आपके सामने उसी तरह का म्यूजिक रखने का चैलेंज है। बताइए, करेंगे? चलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो यहां पर अब आइए इस चर्चा को शुरू करें। 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद इस बार वोटर्स का मिजाज क्या है? किसको मिलने वाली है सत्ता की कुंजी? अब नीजेश जी से शुरुआत करते हैं इन तथ्यों के साथ। किन तथ्यों के साथ वो अपनी बात को मजबूती देते हैं, जरा वो भी सुनिएगा। क्या होने वाला है सर, दिखाई दे रहा है कुछ? 4 अप्रैल 4 जून, तीसरी टर्म, तीसरी महाशक्ति। विश्व में भारत तीसरी महाशक्ति के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाला है ठीक 4 जून 2024 से। दिनेश जी, इसमें आप किसी को किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। 5 पॉइंट्स, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? आप देखिए गरीबी रेखा से, और ये मैं सारे वो आंकड़े बता रहा हूं जो किसी भारत की, ऐसा नहीं कि मुझे भारत की एजेंसी पे विश्वास नहीं है, लेकिन जिस तरीके की एजेंसियों पर सवाल उठाए जाते हैं और जिन एजेंसियों पर विशेष विश्वास किया जाता है विदेशी एजेंसियों ने, अगर वो एजेंसियां द इकोनॉमिस्ट हो या वो एजेंसियां मूडी हो जो पूरे विश्व भर में विश्व के तमाम देशों की आर्थिक स्थिति का खुलासा करती है। जब आप ये कर रहे हैं तो आगे तैयार कर रहे हैं, इनके पास बहुत सारे डेटा होंगे। अरे मैं तो कहता हूं कि डेटा पे बात करें तो बहुत अच्छी बात है। ये जुमले पर बात करते हैं। ये गरीबी बढ़ रही है गरीबी बढ़ रही है तो एक बात बताइए, दिल्ली में शराब पर कितना वैट था और पेट्रोल पर कितना वैट था, आज इतना बता दीजिए बस। 80 करोड़ हिंदुस्तानियों एक बात नहीं, एक सवाल था ना। 80 करोड़ एक सवाल, आपने अगर एक सवाल था, 1% वैट किया गया शर्म आती है, और पेट्रोल पर कोई वैट नहीं घटाया गया। ये थी दिल्ली की सरकार, और मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, थी जानबूझ कर कह रहा हूँ। नैतिक, अपना नैतिक जो उनकी नैतिकता थी वो खो दी उन्होंने सरकार में। जैसे आपने गुगली डाल दी,
आपने सवाल भी पूछ लिया, फिर जवाब भी नहीं लिया, आगे बढ़ गए। अरे जवाब तो ले लीजिए। संजीव कौशिक जवाब देने को उसी समय तैयार है, हाथ के हाथ लीजिए सवाल का जवाब दे। सेकंड आ रहा हूँ सर, सवाल का जवाब, इसी सवाल का जवाब जी बताइए। ये आंकड़ों वर्ड के संदर्भ में बताइए, ये आंकड़ों की शराब बात या करेंगे। पेट्रोल बताइए। ये आंकड़ों की बात करेंगे, लेकिन जिस देश में 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रखा जाएगा, उनके आंकड़ों की बात पर और करेंगे। पेट्रोल पर हिंदुस्तान को कहा, ये बता दीजिए। नहीं देंगे दिनेश गौतम, कम से कम इज्जत से जवाब नहीं वो देंगे। सवाल किया गया है संजीव कौशिक, वो कह रहे हैं स्पेसिफिक जवाब दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट ही हम जवाब दे रहे हैं। दिए ना, जो मामला कितना अदालत था? में है उस पर क्या चाहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं, बात करेंगे हम। शराब पर वैट हिंदुस्तान की कितना जनता घटाया ये बात गया? जानती है कि आप जो शराब काम पर कर रहे वैट हैं कितना घटाया गया? और इत्तेफाक से 400 पार ऐसे करेंगे। निजेश जी, इत्तेफाक से हम जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर मॉल में बगल मॉल में है। शराब की, लेकिन वो मॉल वो दिनेश जी, वो मैं मॉल उधर नहीं जा- irrelevant हो अरे गया वो था क्योंकि नशे हर- में कदम बहक हर रहे हैं। नुक्कड़ रुक पे जाइए, दुकान एक खुल मिनट। गई मैं थी। जरा अजय वर्मा जी के पास आना चाहता हूं ये समझने के लिए कि अजय जी पहले जरा वो एक ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद आ जाएंगे दिल्ली पर। ओवरव्यू मेरे को ये बताइए, 400 पार का एक फिगर उधर से दे दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से कोई फिगर तो कम से कम कहा जाता। देखो दिनेश जी, आपने पूरे देश में देखा, आप कुछ भी कहिए, हाँ। कहा तो ये भी गया था 15 लाख आएंगे 2014 में जब महामानव आए थे, कहा ये भी कहा था 2 करोड़ नौकरी हर युवा को मिलेगी। अभी डाटा की बात कर रहे थे, बेरोजगारी का ताजा डाटा जो हिंदुस्तान का आया है, देश का 84% नवयुवक बेरोजगार उसमें पाया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत का डाटा ये नोट कह रहा कीजिएगा, है। जरा जवाब दीजिएगा। 84% युवक हाँ, बेरोजगार हैं। ये दिखा दे, नोट मैं अभी आपको अभी गूगल जवाब पे नहीं, अभी भी जवाब नहीं, डालना है। अपनी बात पूरी और कीजिए। आपको हाँ, देखें, हाँ। दूसरा डाटा आया है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का, जहां वादा किया गया था मित्रों सबको नौकरी और सबको व्यापार मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, इस भारत के देश का, देव धरती का, देवताओं की भूमि का, कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर इसलिए कर दिया। हिटलर का जो राजा था, वो जर्मन का तानाशाह, हिटलर जर्मन का एक छोटी सी तानाशाह, बात। उसका एक उद्देश्य ये एक था, जनता की उत्सुकता। सर 2 सेकंड, आजा, हाँ, उसका एक उद्देश्य ये था कि जितनी देश में ज्यादा आबादी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को केवल अनाज और भूख तक ही सीमित कर ठीक, दो। ठीक। अगर काम दे दिया तो सवाल करेंगे तो सरकार गिरेगी। हाँ। 4 लोगों को पूरा व्यापार दे दो और है। बाकी लोगों को 5 किलो अनाज दे दो। सर, अब मुझे ये अभी बता ये दीजिए। आंकड़ा 80 करोड़ हो गए है, सर, 2 24 में ये आंकड़ा 1 अरब हो जाएगा। 84, ये 24 करोड़ बोला आपने? 80 करोड़ 80 करोड़, और ये 1 अरब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जरा जानना चाहता हूं, देवभूमि की बात की गई, भारतवर्ष की बात की गई, देवताओं की इस पावन धरती की बात की गई, तो आपके यहाँ के नेता ये इल्जाम लगाते हुए कि सनातन का अपमान हो रहा है, सनातन विरोधी नारे मैं नहीं लगा सकता, क्यों जा रहे हैं? कब हमारे किसी नेता ने कोई सनातन का नहीं करा? गठबंधन में अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप फिर गॉडसे की भाषा सुन लीजिए, राजभर की भाषा सुन लीजिए, निषाद की भाषा सुन लीजिए, गले में माला लटकाए घूमते हैं भाजपा के प्रधानमंत्री, उनको आइए राजभर जी लाल कारपेट आपके लिए है, कैबिनेट मंत्री बनिए, लोकसभा सीट लीजिए। व्हाट मीन्स ऑफ दिस? ये क्या है? वो कौन है? राजभर की भाषा सुनाऊं तो लोगों आपके को? गठबंधन के सहयोगी आपके सुनते नहीं नहीं, मेरी समझ लीजिए। अरे देखिए, अपने नेता नहीं सुन रहे इनके। इस लोकतंत्र में, भारत में लोकतंत्र है, अपनी अपनी बात। कोई कांग्रेस आपको ने, आपके गठबंधन के नेताओं की बात बुरी लगती है कि नहीं कांग्रेस ने लगती? कभी भी सनातन विरोधी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो आपको अपने गठबंधन के दलों की जो वो बातें बोलता बुरी है लगती वो हैं कि नहीं झूठ लगती? बोलता है। वो बातें बुरी देखिए लगती हैं किसी क्या? नेता का? आपके गठबंधन के नेताओं की बातें बुरी लगती हैं जो सनातन के विरोध में बात करते हैं? देखिए, मैंने क्या कहा, इस हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ तो मैं वॉल्यूम आपको गाली दे दूंगा? नहीं, आप दे सकते आप हैं मुझे भाई, दे देंगे? ये लोकतंत्र है। नहीं, आप मुझे गाली दे देंगे, मैं आपको दे दूंगा। आपके पास अगर ये ईडी, मैं आपके freedom of बारे में कोई speech ऐसी है। बात कह दूंगा जो नहीं कहनी आपके चाहिए। पास दिनेश अगर जी, ईडी, दिनेश सीबीआई, जी, आप कहाँ फंस आईटी गए? और पावर है तो आप मुझे फ्रीडम कुछ ऑफ भी कर स्पीच, सकते हैं। गाली देना देखिए, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ ऑफ स्पीच। स्पीच, गौतम गाली जी, देना देख लिया freedom of आपने? speech। धंधा हेमा मालिनी को चंदा गाली लो दो, और धंधा दो, कंगना रनौत को और गाली आदमी दो। करेंगे। आप अगर करेंगे तो ये रासलीला है, और महिलाओं हम को महिलाओं का करेंगे अपमान तो ये करना है, कैरेक्टर इनकी ढीला फितरत है, वो महिलाओं का पुलिस अपमान ऑफिस- करते हैं वो हमेशा। रेड्डी जो गौतम हमेशा जी, ही लौट गौतम इसका जवाब दे दीजिए। जिस देश में महिलाओं को रवि- पूजा जाता है उस रवि, देश एक में सेकंड, ये लोग आपके महिलाओं का नेताओं ने अपमान बात करते कही है हैं ना, जरा इसका जवाब बताइए, कंगना के ऊपर ये बोलते हैं, हर महिला के बारे में उठपटांग ये बोलना इनकी आदत है, महिलाओं देखिए, का महिलाएं सम्मान क्या कह करने रही नहीं जानते। ये इनसे महिलाएं यहाँ पूछें, मौजूद हैं, क्या कह रही इनके घर में भी महिलाएं हैं क्या? इस तरह की भाषा आप अपनी महिला के लिए बोलते हैं क्या? ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। ब्रजभूषण सिंह ने तो गले में माला पहनाई थी, आप तो दिल्ली में साक्षी मलिक के पास गए थे, सड़कों पे सुना, हिंदुस्तान का 196 कंट्रियों में गोल्ड मेडल लाके पोडियम पे गोल्ड मेडल लाई थी कुश्ती वही में। विजेंदर सिंह वो है बबीता कहाँ? फोगट, अरे वो बबीता विजेंदर सिंह क्यों आ फोगट, गया? साक्षी मलिक, विजेंदर सिंह क्यों आ गया आज? ब्रजभूषण को आप गले का आज हार वो बनाने कांग्रेस का घूमते हैं। बिहार का नेता शर्म आनी चाहिए। वो भी आ गया, आज आप शामिल हो गया। ब्रजभूषण का
ब्लड आपके बिहार अंदर का है। नेता बिना कांग्रेस का दूसरे की उसने सोच है कहा आप। सनातन धर्म की बेइज्जती करते हैं ये कुलदीप लोग। सेंगर की मैं उस सोच दल में है। रहकर क्या करूंगा? स्वामी चिन्मयानंद आज की कांग्रेस का सोच है बड़ा आप। नेता बिहार का वो बलात्कारी साबित हुआ बाबा भाजपा में। आसाराम के क्यों शिष्य छोड़ रहे हैं। हैं? क्यों आसाराम कांग्रेसी के भाजपा में आ रहे हैं? बलात्कारी बाबा बताइए, आसाराम जवाब के दीजिए। पैर छूते हैं आप। आशीर्वाद देते हैं। स्वराज लेने आए थे, शराब ले आए। डांस। स्वराज लेने आए थे, बाबाओं के शराब साथ लेकर आ गए। ये लोग बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे जो कहते थे स्वराज लाएगी रामलीला मैदान में, पर शराब की बोतलें ले आए। शर्म नहीं आई इन लोगों को। जिस देश में भोलेनाथ की नगरी काशी को कलंकित कर दिया। एक बात मैं भाजपा के तीन वो नेता जनता यहाँ पर मौजूद है। आप लोग भी अपना तैयार रखिएगा सवाल, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी उधर की जो बातें आप गिना रहे हैं, झूठ बोलते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं। मणिपुर अरे नहीं, एक दूसरे की गाली गिनाई जाएगी क्या? एक दूसरे की गाली गिनाई जाएगी। मैं जरा जनता के बीच में जाता हूं, रुक जाइए। जनता के बीच में कोई शर्म नहीं आती है। शर्म, बिल्कुल शर्म भेज दी इन्होंने। सारे मंत्री क्या चल रहा है माहौल? क्या म्यूजिक है? सारे मंत्री जेल में। सर शर्म नहीं है यहाँ पे। थोड़ा जोश भर रहे हैं और साथ में ये टेम्परेचर बढ़ने लगा है। देखिए अभी अप्रैल की 4 तारीख में है आप, लेकिन सियासी टेम्परेचर क्या हो रहा है जरा देख लीजिए मंच पर। और यहाँ से सवाल बहुत छोटा रखिएगा, किससे सवाल है जल्दी से पूछे। अजय भाई से। अजय भाई ने कहा हमने धर्म पे कभी टिप्पणी नहीं की, तो कांग्रेस ने धर्म ही समाप्त करने का बिल्कुल प्लान बना लिया था। राम का अस्तित्व बिल्कुल नकार करके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया। चलिए जवाब लीजिए अजय वर्मा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हलफनामा दिया गया था अस्तित्व मिटाने का, नहीं। पूरी सुन लें आप, जो अब भी आपका नाम है मेरे भाई। जो राम को काल्पनिक बताते थे, काल्पनिक आप बोलते अजय थे। वर्मा तो आप बता दीजिए। काल्पनिक बोलते थे राम भगवान अरे को। वो अजय वर्मा से सवाल कर रहे हैं। बेचैन मत हो, असलियत खुल रही है ना। राम को काल्पनिक दूसरा बताने वाला वाले लोग। हलफनामा मैं आपको नंबर अभी ले रहा हूँ, कॉपी भेज दूंगा। हमने सुधार करके माफी मांग के दूसरा हलफनामा दे दिया था। अब आप जितेंद्र सिंह के स्टेटमेंट पे आई। माफी मांगना अब आप पुरानी नहीं- आदत है। अरे तुम तो माफी नहीं मांगते हो। अरे उनको जवाब देने दीजिए, 1 मिनट में आपके पास आ रहा अब हूं, आप आपके लिए जितेंद्र सवाल सिंह है। की बात सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है, जम्मू कश्मीर से आते हैं। केजरीवाल रोज माफी मांगता है। सुनो, रोज पलटू रहा है, रोज लोकसभा में, इस लोकसभा संसद के दौरान आपकी जानकारी को बताऊं, वो स्टेटमेंट है, गूगल पे डालना या मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो राम सेतु है इसका अस्तित्व कभी था ही नहीं, हमें देखना पड़ेगा। ये जितेंद्र सिंह ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है, तो हमारे के लिए आप झूठ आरोप बोलते हैं, करते हैं। झूठ। कोई तथ्य बताओ, एक सेकंड। तथ्य लाओ उसका। कहाँ पे कहा उन्होंने? केंद्र संसद में भाई वो झूठ बोलते हैं, झूठ। उन्होंने हाँ। उन्होंने कहा, आपने सुना। मैंने नहीं मगर जो सुना। आपने किया ना वो सारे संसार पूरे ने देश देखा। ने सुना। पूरे ये देश ने सुना ये मेरे भाई। फैक्ट चेक के लिए अपनी जेएलसी के पास जाएगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी तो ये कहते हैं मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। आप बताइए, उसका जवाब दीजिए ना। आपने सुना क्या था? जवाब है आपके पास? आपने बताइए। सुना था? ऐसी टुच्ची, हाँ बिल्कुल सुना था। बिल्कुल। मीडिया के माध्यम से सबने राहुल सुना था। गांधी के पास थे। बिल्कुल, आप आप थे? मीडिया के माध्यम से मीडिया में चला बोलते हैं, भाई, क्या बात है? सोशल मीडिया में चला। मेरा सवाल भी अजय वर्मा जी से है। अब अजय वर्मा जी से सवाल पूछना चाहते हैं आप? अगर वो ये कहते हैं, केजरीवाल हर बात में कहते हैं केंद्र हमें रोकती है, तो केंद्र रोकती है, अगर वो उनका सामना ही नहीं कर पा रहे तो जनता किस बात पे वोट दे? तो कौशिक जी से बात कीजिए, संजीव कौशिक बताएंगे इस बारे में। संजीव कौशिक जवाब दीजिए। बैठ का जवाब दिया नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको ये पता है कि 1 पैसा मिलेगा नहीं, रेड्डी जिससे 45 करोड़ चंदा लिया जेल में जा रहा है, तो चंदा वो लॉटरियों से बर्बाद होते हैं ना बहनों के घर। झूठ के पुलिंदा है। अरे भाई सुना, यहाँ बैठ के 1394 करोड़ वो सरत जो मलेशिया में बेटर था, उसको बुला के निर्मला सीतारमण ने दिसंबर 22 में संसद में एक मीटिंग करी और लॉटरी को अलाउ करा, जिससे लाखों लोग मरते हैं। और उस लॉटरी से उसने 1400 करोड़ रुपए चंदा दिया भाजपा को। लॉटरी किंग ने कोरोना आपकी बात का जवाब। अच्छा आप लॉटरी किंग ने चंदा दिया। मैं रवि नेगी जी से क्वेश्चन करूंगा। सरकार की नीति और नियत बिल्कुल ये खराब है। मैंने भगवा धारण कर रखा है, ये टोपी पहनी है, ये पहनी है। कांग्रेसी हमको जहाँ भी देखते हैं वो कहते हैं जी आप भाजपा वाले हो। नहीं, मतलब ये खुद मानते हैं जितना भी हिंदू है भगवा को पहनता है वो भाजपा ही वाह है। वाह 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 वाह। सुनिए, जवाब ले लीजिए। देश का हर व्यक्ति सनातन धर्म का व्यक्ति है और वो अपनी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चाहता है। और जिस प्रकार देश की सरकार, मोदी जी जो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हर देशवासी अपने आप को फख्र महसूस करता है कि आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं। इसीलिए ये चैलेंज दिया गया था कि क्या राहुल गांधी आकर भगवा ध्वज हाथ में राहुल लेकर गांधी जय श्री राम के नारे के राहुल गांधी दोहरा चरित्र है। जब ये नमाज पढ़ने गोल टोपी पहनकर जाते हैं और उसके बाद ये लोग शिव मंदिर में भी घुस जाते हैं, अपने आप को हिंदू। चलिए एक और सवाल आ रहा है। ये सभी दोहरा चरित्र है इनका। नहीं किससे सवाल है आपका? सभी पार्टियों से मैं अपनी जी से लूंगा इसका जवाब। कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ गेस्ट टीचर और कहते हैं प्रोफेसर हैं और कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जो है एकेडमिशियन है। हाँ, तो उनको
परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? ये एक बड़ी दिनेश, ये ऐसी बात है जो हर जगह से। हाँ, दिनेश मैं जवाब देता हूं। हाँ प्लीज। ऐसा है कि पिछले लगभग 8-10 महीनों में दिल्ली विश्वविद्यालय में जो अब तक 7,000 के करीब एडहॉक टीचर्स थे, उनको 7 महीने के अंदर परमानेंट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन दिल्ली सरकार के अधीन जो 12 कॉलेज हैं, उसमें पिछले 6 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिली है। बाकी सब चीजों के लिए है, शीश महल के लिए पैसा है, लेकिन दिल्ली सरकार के प्रोफेसरों के लिए पैसा नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर कहते हैं बच्चों की एज निकलती जा रही है और वो परमानेंट हो रही है। वो दिया उन्होंने जवाब। उसके बाद कहते हैं उसका क्या क्या आगे सोल्यूशन है बच्चों के लिए। तो आप इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली सरकार कहते हैं डालती है केंद्र सरकार। संजीव कौशिक जी से जवाब लीजिए इसका। संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक शराब बेचने के लिए केंद्र सरकार यहाँ नहीं थी। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, पहले तमाम लोगों से एक विनम्र आग्रह है, धर्म के चक्कर में मत पड़िए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में देखिए। आप रोजी रोटी के बारे में बात कीजिए, महंगाई के बारे में बात कीजिए। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे यहाँ पे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की बार, अब की बार मोदी सरकार। एक बार पूछिए तो सही, एक बार नहीं। आपने कहा धर्म के चक्कर में मत पड़िए। ये चक्कर समझते हैं क्या धर्म को? हिंदू घर में बच्चे हैं, आप हमारा धर्म बच्चे हैं कर सकते हैं। आप दिल्ली में जब आपके घरों आप किसी इस्लाम वाले से बोल सकते हैं, आप बोल के दिखाइए। अगर आप वो कह रहे हैं इस्लाम के मानने वाले से आप कह सकते हैं धर्म के चक्कर में मत पड़ो। कलम नहीं कर दिया जाए तो बता देना। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, सर कलम कर दिया जाएगा अगर आप इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दो। ऐसे आपके मौलवी से बोल दो, किसी मौलवी से बोल दो, दिखाया जा रहा है, पैसे निकाले जा रहे हैं, बोलने का बात कीजिए। अपने बच्चों के बारे में बात कीजिए, अपने भविष्य के बारे में बात कीजिए, महंगाई के बारे में बात कीजिए, रोजगार के बारे में बात कीजिए, शिक्षा के बारे में बात कीजिए, इसके बारे में बात कीजिए। जब कभी भी आपको धर्म के चक्कर में उलझाया जाएगा, आपके जेब में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ जनता को ये बात समझ, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, वापस मैं पोडियम की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि सवाल इतना मौजूद उठाया गया है और जबरदस्त उठाया गया है। जब अभी संजीव कौशिक जी ने कहा कि धर्म के चक्कर में मत पड़ो, तो नीचे से ये सवाल पूछा गया जनता की तरफ से, पूरे हर एक धर्म के मानने वाले को आप ये कह सकते हैं क्या कि धर्म के चक्कर में मत पड़ो? हम तमाम उन धर्म के इस तरह से धर्म का जो बाजारीकरण करते हैं, सबके बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप पहचानिए अपने आप को। वो कह रहे हैं आप अपने भविष्य को पहचानिए, आप अपील कीजिए, में मत पड़िए। मैं बता वो कह रहे हैं आप अपील कीजिए, आप किसके लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं एक मिनट फिर दोबारा मेरी बात क्लियर हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी भी राजनेता के द्वारा जब आपके सामने धर्म की बातें की जाती है, वह आपको मूल मुद्दे से भटका रहा है। हमें राम भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे पेट में रोटी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखें, राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। पहले रोटी चाहिए, उसके बारे में बात कीजिए। आपके जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं, बार बात। मैं अभी आ रहा हूँ दूसरे राउंड में, आपके पास आऊंगा और आपका मंतव्य, ये तालियां जब आपने बजाई तो क्या संजीव कौशिक जी के समर्थन में आप तालियां बजा रहे हैं कि हमें राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए? क्या इस बारे में आप ताली बजा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आपसे जानूंगा, लेकिन पहले आप जल्दी रोटी नहीं चाहिए, पहले बताइए सबको रोटी चाहिए। संजीव कौशिक आइए, मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अगर ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी रोटी पर है, तो 1857 की क्रांति में जिसमें गाय की चर्बी को लेकर के हुआ था, क्रांति हुई थी, वो क्रांति ना होती, वो भी अपनी नौकरी कर रहे होते। 10 सालों मंगल पांडे बहुत अच्छी नौकरी कर रहा होता, लेकिन सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आपके बीच में के ऊपर उसने दारू पर 1% पेट्रोल पे कितना दारू पे पहले बताओ, पहले बताओ, जब उसका सवाल का जवाब लेके आओगे तब बोलना। मैं आपको बता देता हूँ, अजय वर्मा जी ने कहा है, अजय वर्मा जी की पार्टी के कांग्रेस, कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और इस समय नेता, वहां पर मंत्री। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं उनको शांति कराना चाह रहा हूँ। संजीव कौशिक जी, वो एक बात कह रहे हैं, आप उसको ओवर पावर क्यों करना चाह रहे हैं? आप सुन लीजिए आप अपनी बात। और दूसरी ये बताइए कि जब इफ्तार में हिस्सा लेने के लिए कहीं कोई जाता है, क्या वहां पर भी आप कहेंगे कि ये सब बंद कीजिए, आइए रोटी पे ध्यान दें? मैंने बंद करने के लिए नहीं कहा, मैंने किसी को बंद करने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा कि राजनेता जब आपके दरवाजे पे जाए तो उनसे पूछिए, राजनेता जब आपके दरवाजे पे जाए तो पूछिए उनसे, रोजगार के बारे में पूछिए, महंगाई के बारे में पूछिए, पानी के बारे में पूछिए, बिजली के बारे में पूछिए, स्कूल के बारे में पूछिए।
नेताओं से धर्म के बारे में मत पूछिए। इस बारे में अजय वर्मा क्या कहते हैं, जरा आपके साथ खड़े हुए, जरा इनका भी एक सेकंड, एक सवाल भी पूछ लेने दीजिए मुझे। किससे पूछना चाहते हैं? सही, मैं पूछ लेता हूँ। बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एक समय में, जिस समय इससे सरकार नहीं बनी थी और इस समय में वर्तमान में मंत्री, उन्होंने कहा हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। जब दयानिधि स्टालिन ने कहा, तो उदयनिधि स्टालिन ने कहा, तो इनके कार्ति चिदम्बरम ने क्या कहा? नहीं, खड़गे जी के सुपुत्र ने कहा नहीं, ठीक कहा उन्होंने, कुछ तो कमियां ही है ना, तो बिल्कुल ठीक ही कहा उन्होंने। खड़गे जी ने कहा अगर नरेंद्र मोदी जी दोबारा आ गए तो इस देश में सनातन धर्म का राज आ जाएगा। ये सब आपके नेताओं ने कहा हुआ है हिंदू धर्म के बारे में। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले नहीं कहते, सिर्फ एक धर्म। आइए जवाब लीजिए, ये है माइक आपके पास। आइए जवाब जो सारे आपने जो सवाल पूछा जवाब ले लीजिए। राम मंदिर जाने का समय नहीं था, जवाब ले लीजिए प्लीज। हाँ देखिए, इस देश में वर्तमान सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी नेता हैं, अमित शाह जी नेता हैं, ये मोहन नत्थू फकीरा भी नेता है। किसे जानते हैं लोग? मोदी के नाम पे वोट मिलता है ना मिलता है? नहीं, सुन लो, चिन्मयानंद स्वामी के नाम पर और आसाराम बाबू के कपड़े पहनकर ये उनके चरण छूने वाले लोग बलात्कारी बाबाओं के चरण छुओगे? ऐसे हिंदू धर्म बचाओगे कि बेटियों से बलात्कार करेंगे? भारत ऐसे शिष्य बनोगे क्या? ये क्या कह रहे हैं? ये चिन्मयानंद स्वामी को चरण छूते हो आप लोग, आसाराम का पैर छूते हो आप। बोलो हाँ, बोलो छूते हो नहीं छूते हो? क्या कह रहे हैं? डांस करते हो उनके साथ ये लोग। तो ऐसा बलात्कारी बाबा, सरस्वती के पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा संस्कारी बाबा चाहिए हमें जो बलात्कार करे बेटियों के बहनों के साथ। ये तो निहायत गलत बात है अजय वर्मा जी। आप एक लोगों का नाम लेके पूरे के पूरे धर्म के धर्म गुरुओं के लिए कहते थे, गलत है। आपको कब दिखाई दिया कि वो किसके पैर छूने जाते हैं? ये इनकी शिष्य बता रहा हूँ। बाबा के बारे में अपमान करते हैं लोग। ये देखिए, दिखाऊं कौन कौन डांस कर रहा है मंच पे? ये इनकी सोच है। दिखाऊं फोटो लो, देखो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी धर्म गुरु है उसके पैर नहीं छूने चाहिए, सब आडम्बरी हैं। के पैर छुएंगे? ये कैसे कौन तय करेगा? ये सोच है, पैर छूने जाते हैं कैसे तय होगा? वो किसके पैर छूने जाते हैं वो कैसे तय जी? आसाराम बाबू के लिए अब मैं इनका जवाब दे दूंगा। अविनेश जी योग्य आदमी है। छोटी सी बात कह रहा हूँ आपसे, जवाब जवाब ले लीजिए। खड़गे जी को अपना नथु राम मत कहिए आप। देखिए अब आपका जवाब ले लीजिए। आपकी पार्टी के अध्यक्ष, हमारी पार्टी नहीं, मैंने आप क्यों? आप खड़गे जी ने बताइए। पार्टी के अध्यक्ष नत्थू सिंह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ना राहुल गांधी जी ने, ना प्रियंका जी ने, ना सोनिया जी ने, ना उसने। के लिए आप मोहन नत्थू कोई कुछ कहता रहे तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है। तो आप एजेंडा चलाते हैं। आपके जो सहयोगी हैं वो कोई नत्थू कह रहे हैं। था ना, ये लोग हमारे सहयोगी वो अपने विचार क्या कह रहे हैं? कांग्रेस किसी भी धर्म को अपमानित हम नहीं करते। सोच इनकी ये गंदी सोच। हम किसी इनकी गंदी सोच नहीं, एजेंडा चलाते हैं। किसी भी ये गॉडसे की विचारधारा को बन पाते हैं इस देश में। महात्मा गांधी की हत्या कराते हैं जो देश का बापू था। अरे भाई इस देश में गांधी का देश है, गांधी की चलेगी। आप ब्लैंकेट स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? आपके ठेके खोल रहे थे एक सेकंड सर, आप इधर आ जाएं प्लीज, अपनी जगह पर आ जाएं। आपने ये जो बातें यहाँ मंच से कही गई हैं ये बहुत अच्छे से सुनी है। अब इसके बाद आपका कोई सवाल है तो जरूर अपने तैयार रखिएगा। मैं 1 मिनट में आपके पास आने वाला हूं, लेकिन रविंदर मैं आपसे एक समझना चाहता हूं। अब थोड़ा दिल्ली स्पेसिफिक बात भी मैं करना चाहता हूं। दिल्ली में ये केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अभी क्या मूड है और 7 सीटों का क्या होने वाला है? 7 सीट में एक तरफा जीतेंगे और सांसद मोदी जी के सारे सांसद बनेंगे और मोदी जी को तीसरी बार, जो सपना पूरा देश, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड है चाहता कि तीसरी बार सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर देश बने, उसके लिए लोगों ने, आप बोले मत बीच में, उसके लिए लोगों ने मन बना लिया है। मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल। 14 या 19 सब बार आप पूरी जीते, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, आपके पास खोने के लिए है, पाने के लिए दिल्ली में आपको दिल्ली में 7 सीट आएंगी। और 7 आप लोग क्या कर रहे हैं? दिनेश जी 25 साल से ज्यादा हो गए इन लोगों को दिल्ली की तरफ देखते हुए, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा इन लोगों को। कैसे जीतेंगे सातों? दिल्ली के लोगों को धमका के जीतेंगे, पानी बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, शिक्षा खत्म कर देंगे, बसों की यात्रा खत्म कर देंगे, ऐसे जीतेंगे? दिल्ली को धमकाते हैं हम राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, ऐसे जीतेंगे आप लोग? अरे मुख्यमंत्री को जेल में डाल के जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? व्यापारियों को जेल में भेजते हैं, चंदा पहले उनकी बात पूरी हो जाती है।
7 सीट हार रहे हो दिल्ली में। ये 2 करोड़ वोटर कह रहा है, आपके कार्यकर्ता और आपके एजेंडा और आपके जो लोग हैं ना, जो आपके वो नहीं कह रहे। 7 सीट हार रहे हैं, नोट करो। और 4 तारीख को हम बैठेंगे। दूसरे को गाली देते थे, परसों शकल देखना पसंद नहीं करते थे। एक सेकंड, ये एक हो गए। आप ही लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया करते थे कि शराब घोटाला कैसे हुआ। आज दोनों एक हो गए। ये बताना चाहता हूँ, मैंने पूछा सवाल। कांग्रेस को गाली दे दे के सत्ता में आए, शीला को गाली दे के सत्ता में आए, जो और आज वही लोग हाथ मिला लिए। शराब इनको आती नहीं है। कोरोना काल में जब मोदी जी राशन बांट रहे थे, ये शराब की दुकानें खोल रहे थे। बताइए, शराब इनको आती नहीं है। शराब के दलाल बताएंगे हमें। भाषा शैली संसदीय रखिए। आप छोड़िए, आप भाषा शैली संसदीय रखिए। आपका केजरीवाल क्या कहता है ये बताइए। हम विजय माल्या को पैसे देकर हिंदुस्तान से नहीं भगाते। हम नीरव मोदी को सुनो, आप लॉटरीबाजों के दलालों, उनसे चंदा ले रहे हो, धंधा दे रहे हो उन्हें। ठेके देखो यहाँ पे, ठेके शराब के ठेके यहाँ देखो कितने खोले केजरीवाल। निर्मला सीतारमण के पति, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के पति, मित्र मंत्री जी ने ये कहा है कि ये जो घोटाला है संसार का सबसे बड़ा घोटाला है और इसका फल आपकी सरकार और आपको मिलेगा। एक बहुत बड़ा घोटाला है। कितनी दिल्ली की सीटें कितनी आ रही हैं आप लोगों की झोली में, ये तो आप बता रहे हैं। अवनी जयश्री के पास जाने दीजिए मुझे। एक सेकंड सर अवनी जयश्री। अरे सर आप तब तक खोलिए, उधर जाने दीजिए मुझे। दिनेश जी अभी संजीव कौशिक ने कहा कि 25 साल से नहीं भाजपा वाले देख रहे हैं। 2014 में, 2019 में आपकी कितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी? सब में जमानत। कितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी ये बता दीजिए। आखिरी बार नहीं, सवाल का जवाब देना, कुछ मत करना। आखिरी बार आप ये बताइए 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आपकी कितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई? कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का नहीं, संसार का सबसे बड़ा वांड घोटाला है और नरेंद्र मोदी सरकार वापस जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, वित्त मंत्री। एक सेकंड सर, मैं यहाँ पे जनता से एक बहुत क्विकली पूछ लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने घोटाला किया। आप में से कितने सहमत हैं? हाथ उठाइए जरा। घोटाला किया है बीजेपी की सरकार ने केंद्र में। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया और इसलिए उनके नेता जेल के अंदर हैं। ये कितने लोग मानते हैं? ये समर्थक है भाजपा के। ये लीजिए, ये भाजपा के समर्थक है। ये सब लोग बिल्कुल, ये भाजपा के समर्थक हो गए। नहीं, आपने कुछ पढ़ के सुनाया, उन्होंने हाथ खड़े किए, वो भाजपा के समर्थक हो। हम भी लेके आ जाते अपने 50 लोग, तो फिर हमारे नारे लगते। ये प्लांटेड चीजें हैं, पूरा देश जानता है। तैयारी अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी नहीं है अच्छी। समर्थक लेके आप क्यों नहीं आए? हमें ये वोट हमें देंगे, नोट कर लो अजय जी, ये वोट हमें देंगे। अजय जी सुन लीजिए। दिनेश जी, अभी उन्होंने क्या कहा, अभी आप पिछले दिनों के वक्तव्य सुन लीजिए, तो उसमें कहेंगे कि ये तो पहले मैच फिक्स हो चुका है, जीत चुकी है, नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। हार मान चुके हैं आपके नेता भाई अजय जी। काहे को हार मान चुके हैं अजय जी? या लड़ाई लड़नी है, नतीजा कुछ भी हो। दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। राहुल गांधी के लिए बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। राहुल जी के लिए कह रहे हैं आप ये। उन्होंने कहा मैच फिक्स हो चुका है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, उन्होंने कहा ये। आप बहुत अच्छा पक्ष रखते हैं, क्योंकि आपका काम ही है कि ये हल्के पड़ जाए तो सपोर्ट करें। आपका तो मैं बड़ी तारीफ करता हूँ जिनेश जी। करनी पड़ेगी। नहीं सुनो ना, करनी पड़ेगी भाई। 2024 में हम फिर यहाँ 4 तारीख को बैठेंगे, स्टूडियो बैठेंगे, और ये हमारे लोकप्रिय मतदाता, आप हमारे देवतुल्य मतदाता हैं। ये अलग बात है, आप किसी को तो वोट, आप देवतुल्य मतदाता हैं, लेकिन हमारी लड़ाई उस विचार से, उस सोच से है जो बेटियों पे अत्याचार होता है, जो व्यापारियों को जीएसटी से मारता है, जो नौकरा युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। जनता के बीच में आ गया हूं मैं, एक बार फिर से जनता के बीच में हूं। 4 तारीख को जब आप मिलेंगे जून में, तो फिर कहीं मशीन पे ठीक रहा तो नहीं फोड़ने लगेंगे ईवीएम पे? उस पर तो अभी से फोड़ेंगे, अभी से फोड़ रहे हैं। अभी से फोड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, ये चुनावी मैदान में भी हैं और ईवीएम का रोना भी रोते हैं। अगर मशीन से शिकायत है तो बॉयकॉट क्यों नहीं करते? जहाँ पर जीतते हैं वहाँ क्यों नहीं रोते, ये तो बताइए। केजरीवाल जब 67 सीट लाए थे तब क्यों नहीं रोए भाई? रोना अब रोगे। 63 सीट आई तब नहीं रोए। वायनाड में राहुल गांधी जीते तब क्यों नहीं रोए? अरे तभी तो ईवीएम से ही जीती। आपको स्टाइल नहीं पता कि किस तरह से सारी नहीं होती, फिर तो मैसेज ही खराब हो जाएगा। आपने शुरू से चोरी की है, इसलिए वही आदत पड़ी हुई है आपकी। ये आडवाणी जी नहीं कहा था, ये इनके राहुल गांधी नहीं कहा था। यूपी छोड़कर, उत्तर प्रदेश छोड़कर केरल, वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं? पूरा इस तरह से पूरा देश हमारा है, जाना क्यों पड़ रहा है? आरएसएस की तरह अपनी जगह क्यों बदलना पड़ रहा है? देश हमारा है। नरेंद्र मोदी गुजरात से आके बनारस क्यों लड़ रहे हैं? नहीं यहाँ से क्यों लड़ रहे हैं?
वो इसका मतलब डर के भाग रहे हैं। भैया ये देश हमारा है। और अब वायनाड भी हमारा दिल है, बनारस भी हमारा दिल है, गुजरात भी हमारा दिल है। भारत एक नहीं है, अमेठी रायबरेली नहीं गिन रहे हैं। अमेठी रायबरेली यूपी में, यूपी हमारा दिल है। दिनेश जी, हम एक छोटा सा, अजय जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बनारस से क्यों लड़े, गुजरात से आकर के, इसलिए अमेठी से गए। राहुल गांधी अमेठी से हारे, नरेंद्र मोदी बड़ौदा और बनारस दोनों जगह से जीते। और इस बात पर इस चर्चा को विराम देते हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, और अभी तो हमने बस में बस चाबी लगाई है। आइए सब मेहमानों का आपने धन्यवाद करते हुए और यहाँ की प्यारी सी जनता का धन्यवाद करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। लेकिन कैसा माहौल रहेगा?